हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज मैट्राइसेस का लेक्चर नंबर 2। पहले कुछ चीज़ें आपको बोर्ड पे दिख रही होगी। कल हमने जो भी पढ़ा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप लोग लिख लीजिए, आपको काम आएंगे क्वेश्चंस में। तो वो मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे, तो अपन एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कल मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन बताए थे। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। और डायगोनल को हमने दो में क्लासिफाई किया था, एक यूनिट मैट्रिक्स और एक स्केलर मैट्रिक्स। तो उन्हीं पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ओके, कुछ नोट्स है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक टर्म डिफाइन होती है, दैट इज कंजुगेट एलिमेंट्स। ओके, कंजुगेट एलिमेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पता होती है। जैसे किसी ने पूछा A13, ओके, A13 दैट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा A13। इसका कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होगा, कंजुगेट एलिमेंट क्या होगा, तो वो होगा A31। यहाँ पे वही लिखा है, Aij एंड Abi आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स। ओके, और ये टर्मिनोलॉजी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होती है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ट्रेस। अपन ने ट्रेस निकाला था, ट्रेस ऑफ ए क्या बताया था मैंने, समीशन Aij वेर I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू M। क्लियर। मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33, कभी 3/3 का ऑर्डर है तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स का सम, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेस। तो ट्रेस भी केवल डिफाइन होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्लियर। नल मैट्रिक्स इज बोथ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी। क्लियर। नल मैट्रिक्स को तुम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्यों? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताया था मैंने कि लोअर पार्ट जीरो होता है, मतलब Aij जीरो होगा जब इफ Aij जीरो है I ग्रेटर देन J पे, तो वो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये UTM मतलब लिखा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अपन जानते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ये डायगोनल के एलिमेंट्स में मान लो 1 1 1। क्लियर। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये वाला पार्ट क्या होता है, जीरो, और इधर कुछ भी हो x y z, तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है। ये सब चीजें अपन देख सकते हैं, पर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वो नल मैट्रिक्स नहीं होता है, क्योंकि नल मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। क्लियर है ये बात, है ना। चलो, every unit matrix is a scalar but converse is not true। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर, मतलब ये स्केलर तो है ही, 1 इज स्केलर ऑल्सो, है ना। पर स्केलर मैट्रिक्स, जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये क्या यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं। तो जितने भी यूनिट मैट्रिक्स होते हैं उनको स्केलर मैट्रिक्स तो तुम बोलोगे ही, मगर स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होते, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है के डायगोनल में सब सेम एलिमेंट हो। डायगोनल मैट्रिक्स के दोनों क्लासिफिकेशन है। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या, कि लोअर पार्ट भी जीरो अपर पार्ट भी जीरो। क्लियर। तो बस बीच के एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल वाले, उन्हीं को डायगोनल बोलते हैं, और उनके क्लासिफिकेशन थे यूनिट और स्केलर। तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन UTM। तुम एक चीज बताओ, ये UTM है 3/3 का, इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, 3, है ना। भाई कभी मैं यहाँ पे भी जीरो लगा देता तो भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है ही, मैं यहाँ पे भी जीरो लगा देता तो भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है ही, मैं यहाँ पे भी जीरो लगा देता तो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या है, इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, वो होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये यूनिट मैट्रिक्स भी हो गया है। क्लियर। क्योंकि 1 1 1 यूनिट है और दोनों मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, समझ रहे हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, कम से कम कितने जीरोज होने चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, तो यार ये 3 कभी जीरोज भी हुए तो भी मैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बोलूंगा।
है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो जितने हैं पूरे सब जीरोस हो गए, मतलब नल मैट्रिक्स अभी अपन ने बोला था, नल मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को तो दोनों ही बोलते हैं, पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 3 ऑर्डर का था तो 3 आए। कभी मैं 2 ऑर्डर का बनाता, ओके, तो ये एक्स वाई, यहाँ पे एक जीरो आता, ओके, और यहाँ पे मान लो मैंने ऐसा। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के? जब वो 2/2 का है तो 1, 3/3 का है तो 3। तो ये जो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n-1/2, इससे तुम निकालोगे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन यूटीएम और एलटीएम, ओके। और ये फॉर्मूला कैसे निकला? वही उन्होंने देखा पहले 3/3 का लेके तो 3 आया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, 2/2 का देखा तो 1 आया, है ना। 4/4 का देखोगे तो बनाओ कितने जीरोस होंगे इधर वाले, ओके। तो जब 4/4 का लोगे तो आएगा कितना? 6 जीरोस मिनिमम। तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया n इंटू n-1/2, वेर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। स्मॉल n क्या है? ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो ये हो गए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन यूटीएम और एलटीएम। डायगोनल मैट्रिक्स में कितने होंगे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस? इसको इंटू 2 कर दो, n इंटू n-1, क्लियर। तो ये चीज़ दोनों नोट कर लेना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी ने तुमसे पूछ लिया कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ कोई मैट्रिक्स है 5/5 का, स्क्वायर मैट्रिक्स ही देगा, है ना। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब उन्होंने बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। तो 5 माइनस 1 4, तो कर दो डिवाइड, कितना आया? 10, क्लियर। तो उस हिसाब से हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछता उसी का तो 20 हो जाता, पूरे डायगोनल के एलिमेंट्स, क्लियर। बस पूरे डायगोनल वाले एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, बाकी अगल बगल के जीरोस। तो n इंटू n-1/2 इंटू 2, क्लियर। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ये एक और पॉइंट लिख लो तुम लोग, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स कितना होता है? n-1, क्लियर, वेर n इज द ऑर्डर, वही जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। 2/2 का होगा तो n की वैल्यू 2, 3/3 का होगा तो n की वैल्यू 3, 4/4 का होगा तो n की वैल्यू 4। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जीरोस कितने होते हैं? जैसे देखो ना, बस ये x y और ये दोनों जीरो, तो 2/2 में 2 जीरो, देखो 2 रख के 2 माइनस 1 कितना आया? 2 ही तो आ रहा है, क्लियर। 3/3 का देखोगे तो कितने जीरोस होंगे? 3/3 का वही ये फॉर्मूला रख दो तो 6 जीरोस आ जाएंगे, क्लियर। 4/4 का ऐसे ही, है ना, क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें, पक्का। बड़े आगे, ये सिंपल नोट्स थे। आज अपन जो डिस्कस करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ, जो हमने कल पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करोगे, है ना। क्योंकि मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स तुम्हें बता दिया था भाई, जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिक्स का, है ना। तो जैसे a माइनस बी है, ओके, अपन पहले देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फिर कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं तुम लोगों को। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो जैसे मानो कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 और कोई मैट्रिक्स है B 2 3 4 5। अब किसी ने पूछा A माइनस बी निकालो, तो सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर सेम हो, ओके। जैसा अपन ने एडिशन में लिखा था वही सारी चीज़ें, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये 2/2 का है तो ये वाले मैट्रिक्स को भी 2/2 का ही होना होगा, ओके। मीन्स नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन A मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन B मैट्रिक्स,
number of columns present in A matrix should be equal to number of columns in B matrix. Then only addition and subtraction is possible. तभी तुम उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाओगे. तो अब A माइनस बी निकालना है. तो पहली वाली पोजीशन जैसे ये है A11 है ना, तो 1 माइनस 2 कितना आया -1, 2 माइनस 3 कितना आया -1, 3 माइनस 4 कितना आया -1, 4 माइनस 5 कितना आया -1. क्लियर? मतलब हर एक पोजीशन का जैसे A11 का किससे सब्ट्रैक्शन करोगे, B11 के साथ, A12 का B12 के साथ, A21 का B21 के साथ और A22 का B22 के साथ. क्लियर? इस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जाता है मैट्रिक्स का. तो एडिशन जैसे किया हमने वैसे ही तुमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. क्लियर है ये बात? तो यार ये नोट कर लेना, है ना. चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. जैसे मानो किसी ने बोला कि अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 12 एलिमेंट्स, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स if a matrix consists of 12 एलिमेंट्स. किसी मैट्रिक्स में मान लो 12 एलिमेंट्स है, तो फाइंड all the possible order of matrix. तो यार देखो 12 एलिमेंट्स है, तो उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो 12 एलिमेंट्स को. तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकाल लो. ओके, ये फैक्टर निकले 12 के, 2 इंटू 2 इंटू 3. क्लियर? अब अपन इनको किन तरीके से अरेंज कर सकते हैं. एक तो 12 इंटू 1. क्लियर? मतलब 12 रो और एक कॉलम, इस तरीके से 12 रो और एक कॉलम, है ना. फिर 1 इंटू 12. क्लियर? मतलब एक रो और 12 कॉलम, है ना. उसके बाद 6 आया, तो 6 का कैसे हो सकता है, 6 इंटू 2 एंड 2 इंटू 6. क्लियर? फिर 3 आया, 3 का 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3, है ना. 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे, और 4 इंटू 3 करोगे तो 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे. क्लियर है ये बात? तो यार इससे समझ में आए 1 2 3 4 5 6. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, 6. अरे तुम एक 3/4 का मैट्रिक्स बना दोगे तो उसमें भी 12 एलिमेंट्स होंगे. 4/3 का भी बना दोगे तो उसमें भी 12 एलिमेंट्स होंगे. 2/6 का बना दोगे तो उसमें भी 12 एलिमेंट्स होंगे. 6/2 का बना दोगे तो उसमें भी 12 एलिमेंट्स होंगे. तो इस तरीके से तुमको निकालना था फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. तो कितने हो गए वो 6. और कौन कौन से, तो वो लिख लो. वो हो गए तुम्हारे 12 इंटू 1, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3. क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 12 एलिमेंट्स के कितने हो गए, 6. क्लियर है ये बात? नोट कर लेना. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, A प्लस 2B इज इक्वल टू A प्लस 2B इज इक्वल टू एंड 2A माइनस B इज इक्वल टू. ये दो मैट्रिक्स तुमको दिए हैं 3/3 के. ओके, इनकी वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 0
1 2 0 1 2 0 ओके, ये हो गया a प्लस 2b की वैल्यू दी है तुम लोगों को, 2a माइनस b की वैल्यू दी है। ओके, 2a माइनस b की वैल्यू क्या दी है, 2 2 0 1। ये तुमको दिया है, तुमको फाइंड क्या करना है, तुमको फाइंड करना है ट्रेस ऑफ, फाइंड करना है ट्रेस ऑफ b माइनस ट्रेस ऑफ a। तो ट्रेस सबको पता है भाई, ट्रेस निकालने के लिए पहले पूरा b मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ये तो तुमको a प्लस 2b मैट्रिक्स दिया है और 2a माइनस b मैट्रिक्स दिया है, तो सबसे पहले मेरे को a और b मैट्रिक्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं ट्रेस निकाल पाऊंगा। क्लियर है बात? तो यार ट्रेस निकालना है अपने को इन दो मैट्रिक्स का, है ना, इन दो मैट्रिक्स का नहीं, जो मैट्रिक्स निकलेंगे उनका ट्रेस। मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लग जाता है कि यार ये लिखा है ए मैट्रिक्स तो 1 माइनस 3 प्लस 1, ये हो गया ट्रेस ए मैट्रिक्स का और ये हो गया ट्रेस बी मैट्रिक्स। इन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रेस तुम बताओ ए प्लस 2b मैट्रिक्स का। LHS में क्या लिखा है, ए प्लस 2b, तो ये मैट्रिक्स का नाम है ए प्लस 2b ना कि ए, और इस वाले मैट्रिक्स का नाम है 2a माइनस बी ना कि b। समझ गए? तो देखो अब a प्लस 2b 2a माइनस बी, अब करते हैं इसको। तो कुछ नहीं है यार, कभी मैं इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले मैट्रिक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मैंने कल ही एक तुमको प्रॉपर्टी बताई है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कभी k का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब LHS में 2 से मल्टीप्लाई किया तो RHS में भी करना पड़ेगा, और 2 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट के साथ होगा। मतलब कभी मैं बाहर यहाँ पे 2 लिखूँ तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट्स के साथ, तो ये बना 2, ये बना 4, ये बना 0, ये बनेगा -12, ये बनेगा -6, ये बनेगा 6, ये बनेगा -10, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 2। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2a प्लस 4b की वैल्यू, वो जो लिखी है ना। नीचे क्या है, 2a माइनस b। कभी इस वाले मैट्रिक्स, मतलब अब देखो 2a प्लस 4b तुम्हारा ये आ गया। ओके, मैं अब इसको रब कर सकता हूँ, मेरे पास 2a प्लस 4b की वैल्यू आ गई। ओके, मैंने क्या करा, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये बना तुम्हारा 2a प्लस 4b दैट इज इक्वल टू 2 4 0 -12 -6 6 -10 टैग 6 और 2। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब देखो ये 2a माइनस b मैट्रिक्स ये है ना। तो अब a को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, जो अपन एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं वही लगाया मैंने। तो a को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर और नीचे को आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0 और ये इधर LHS में क्या बचेगा, मतलब 2a प्लस 4b में से इसको माइनस करोगे तो कैंसिल, और ये हो जाएगा 5b। 5b इज इक्वल टू व्हाट, उधर भी तुम्हें माइनस करना है, मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से माइनस, तो हर एक एलिमेंट का मतलब a11 का a11 के साथ माइनस होगा। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 दैट इज 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5 और ये हो जाएगा 0। तो ये तुम्हारा 5b निकल गया। अब तुमको b निकालना है, तो बस इसको उधर भेजा अपन ने, तो 1/5। अब ये फिर एक स्केलर बन गया, इसको अंदर भेजोगे तो सबके साथ डिवाइड होगा ये, तो 5 सबके साथ डिवाइड मतलब 0/5, 5/5। ओके, तो फाइनल आंसर क्या बना, जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 0
1 माइनस 1 माइनस 14/5 माइनस 1 0 माइनस 2 1 और 0। ये मैट्रिक्स तुम्हारा B बन गया। अब ट्रेस ऑफ B क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन, 0 माइनस 1 0, दैट इज ट्रेस ऑफ B की वैल्यू आ गई -1। क्लियर? अब देखो तुम एक तो ये भी कर सकते हो, ये B की वैल्यू यहां रख दो, उसको उधर भेज दो, तो एडिशन हो जाएगा, इसका इसके साथ एडिशन डिवाइडेड बाय 2, ट्रेस ऑफ A निकल जाएगा। क्या बोला मैंने? देखो कुछ नहीं है, बस सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हो। LHS में जैसा कर रहे हो वैसा RHS में करते जाओ, पर RHS में जो तुमको मैट्रिक्स के मैंने रूल बताए उनको अप्लाई करते जाओ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। अब देखो A निकालना है, तुम्हारे पास 2A + 4B की वैल्यू है, 2A - B की वैल्यू है। या तो तुम ये कर सकते हो कि क्या करोगे, तुम्हें B की वैल्यू पता है ना, B निकाली तुमने, तो इसमें एडिशन कर लो। ओके, प्लस मैंने क्या करा B, तो B तुम्हारा यही है 0 14/5 -2 -14/5 1 -1 1 -1 0 0। ये तुम्हारा आ गया 2A की वैल्यू, है ना, 2A की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है ये बात? ये तुम्हारी 2A की वैल्यू है। 2A की वैल्यू जैसे ही आएगी फिर A की निकालने के लिए पूरे को डिवाइड कर देना 2 के साथ, तो 2 + 0 इज 2 -1 + 1 क्या बनेगा 0। मतलब मैं अब एडिशन कर रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। जैसे ये क्या था ये 2A, मतलब ये जो क्वेश्चन में ही था, क्या लिखा है -1, है ना। अब तुम देखो ये रब कर दूं, अब इनका एडिशन करोगे तो 2A की वैल्यू आ जाएगी। 2A कितना आया तुम्हारा 2 -1 और 1 0 5 - 1 4 2 - 14/5 दैट इज -4/5 -1 और -1 -2 6 2 2 -2। ये तुम्हारा 2A की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें ट्रेस निकालना है A का, तो अब A मैट्रिक्स निकल गया तुम्हारा यहां से, सीधे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, सारे एलिमेंट डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ट्रेस की बात करूं तो ये बन गया 1 -1 और 1। जब इसको तुम पूरा ओपन करोगे तो A मैट्रिक्स तुम्हारा क्या आ रहा है 1 -4/10 -1 0 -1 1 2 3 1। ये तुम्हारा आ गया। अब ये A मैट्रिक्स आया तो ये ट्रेस ऑफ A 1 -1 1 क्या आ रहा है, ट्रेस ऑफ A इज 1, है ना। ट्रेस ऑफ A 1, क्योंकि 1 + 1 2 और -1 1। अब ट्रेस ऑफ B माइनस ट्रेस ऑफ A निकालना था, ट्रेस ऑफ B -1 आया तो ये 1, टोटल क्या आ गया आंसर -2। समझ पा रहे हो? हर चीज देखो आराम से क्या किया। ओके, 2A - B की वैल्यू थी, B को उधर भेजा, 2A की वैल्यू निकल गई, फिर डिवाइड कर दिया, A की वैल्यू निकल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा। ले रहे हैं नेक्स्ट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड इनटू अरेज ऑफ रो एंड कॉलम इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एज A1। सबसे पहली चीज, नेचुरल नंबर को अरेंज करा है अपन ने इस तरीके से कि जो पहला मैट्रिक्स है A1, मतलब 1 by 1 ऑर्डर का, उसमें एक एलिमेंट है दैट इज 1। फिर A2 by 2 मैट्रिक्स जो है उसमें 1 2 मतलब 1 2 3 नहीं, 2 3 4 5। क्लियर? जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स ये है। जो थर्ड मैट्रिक्स है उसमें 5 तक आ गए, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर? ऐसे ही A4 by 4 में क्या होगा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29 एंड 30। इस तरीके से मैट्रिक्स का अरेंजमेंट हो रहा है। तुमसे उन्होंने क्या पूछा, फाइंड करो ट्रेस ऑफ ए जो मैट्रिक्स है 10 by 10 ऑर्डर का, उसका तुम्हें ट्रेस बताना है। ओके मतलब उनके जो 10 by 10 मैट्रिक्स बनेगा, मतलब ये तो 4 by 4, इसके बाद 5 by 5 बनेगा, 6 by 6 बनेगा, 7 by 7, 8 by 8, 9 by 9, फिर बनेगा 10 by 10। उसके ट्रेस का, उसका ट्रेस मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम निकालना है। तो यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी तुम लोगों को क्लिक हो जाए तो करो, खुद से कभी कर पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके समझते करना क्या है। ए 10 by 10 मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो यार A11 तुम्हें पता है 1 है ना, तो अपन पहले एलिमेंट्स को देखते हैं। इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 1, फिर 2 by 2 मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 2, फिर है 6, फिर है 15 और फिर इसके बाद जो आएगा मतलब फिफ्थ वाला उसका आएगा 31, क्योंकि 30 तक है, उसके बाद 5 by 5 शुरू होगा 31 से, है ना। तो इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। अब तुमको 10 by 10 तक जाना है। तो अब देखो ये कितना हुआ 1, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 9, इनका डिफरेंस 16। यार ये 1, 4, 9, 16 को देख के कुछ याद आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, चमक गया। इसी तरीके से पैटर्न बन रहा है। उसके आगे 25, ये ऐसा पैटर्न क्यों बन रहा है? अरे यार ये 1 by 1 है, मतलब इसमें एक टर्म थी। अब ये 2 by 2 है मतलब 4 टर्म, 3 by 3 मतलब 9 टर्म, 4 by 4 16 टर्म क्रॉस होके 31 आया, फिर 31 के बाद 25 टर्म 5 by 5 मतलब 5 by 5 का मैट्रिक्स। ओके तो 25, उसके बाद 6 by 6 मतलब 36। कब तक करना है? 10वें मैट्रिक्स तक जाने के लिए। तो देखो 5वें मैट्रिक्स तक जाने के लिए तुमने 4 स्क्वायर तक सम किया, तो 10वें मैट्रिक्स तक जाने के लिए कहाँ तक सम करोगे? 9 स्क्वायर तक। 5वें मैट्रिक्स तक n-1 के होल स्क्वायर तक सम किया, तो 10वें मैट्रिक्स के लिए कहाँ तक करोगे? बोलो 10वें मैट्रिक्स के लिए 9 स्क्वायर। तो देखो 1 फिर 2 6 ऐसे ही चल रहा है। तो 31 के आगे 25 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 6 56 में ऐड करेंगे क्या? 36 तो क्या बनेगा? 92 में 49 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 141 में 64 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 205 में 81 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 286। तो यार ये जो 10वें मैट्रिक्स की फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई? 286। ये कैसे आया? 31 में 25 ऐड करा 56 में 36 ऐड किया मतलब 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। तो ये 10वें पे पहुंच गए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10वें की पहली टर्म तुम्हें पता लग गई 286 है। 10वें की पहली टर्म क्या है? 286। तो बस 286 10th वाले की पहली टर्म है, तो इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ। ओके मेरे को एक चीज़ बताओ, जब 10 by 10 का मैट्रिक्स बनेगा A 10 by 10 का, तो पहली टर्म तो 286 हो गई। अपने को ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ A10, मतलब ये वाली जो टर्म आएगी वो कैसे आएगी? 10 टर्म इधर लिखी होगी ऐसी पूरी, और 10 इधर भी लिखी होगी ऐसी, तभी ये 10 by 10 का मैट्रिक्स कहलाएगा। तो 10 टर्म इधर लिखी होगी, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो होगी 296 और ये वाला 297। ओके और ये डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल 10। तो तुमको सम निकालना है 286 प्लस 297 प्लस समथिंग एंड सो ऑन। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम निकाल सकते हो यार, ये एपी तो बन रही है 286 प्लस 297, फिर 297 में 11 ऐड करोगे तो यहाँ की टर्म आ जाएगी, फिर यहाँ में 11 ऐड करोगे तो अगली टर्म आ जाएगी। क्लियर? तो अपन देखते हैं इसके बाद की कहानी। तो 286 तुम्हारी फर्स्ट टर्म हो गई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी ट्रेस निकालने के लिए? अपन ट्रेस निकाल रहे हैं
ए मैट्रिक्स का 10/10 का। ओके, तो n कितना है टोटल 10। कॉमन डिफरेंस देखो 286 से 296 गए तो 10 कॉमन डिफरेंस 10 प्लस 1 11, क्योंकि 297 माइनस 286 इज 11। क्लियर। तुमको a पता है, n पता है, d पता है, SN नहीं निकाल सकते हो क्या तुम? दैट इज 10/2 2a। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तो चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। अब तुम लोग बोलोगे सर AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने पढ़ाया ही नहीं। मैंने नहीं पढ़ा है, पर ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है जो अपन अप्लाई कर रहे हैं। आप कमेंट मत कर देना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करो, करेंगे, पर अभी 12th चल रही है ना। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n 10/2 2a कर लो प्लस n-1 इंटू d, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? 10/2 is 5, 286 into 2 plus n-1 is 9 into 11, that is 99. 286 into 2 572, 572 plus 99 671 into 5 3355। इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 3355। भाई इसको सॉल्व करो, 99 प्लस 572 इंटू 5, यही आएगा 3355। क्लियर। चलो ये नोट कर लिया, बढ़े आगे। अब जो आज के लेक्चर में पढ़ना है, ये तो क्वेश्चन के पुराने, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ओके, जो तुम्हारी सेकेंड एक्सरसाइज है, भाई पहली एक्सरसाइज पूरी बन जाएगी तुम लोगों से, एक भी डाउट नहीं आएंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। लगा लो, कल वाले लेक्चर के बाद ही बहुत सारे बच्चों ने कर ली है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट की है पहले कर लो, NCERT हो जाएगी, उसके बाद फिर शीट दूंगा मैं तुम लोगों को, है ना। मैट्रिक्स की भी थोड़ा इंतज़ार करो उसके लिए। ओके चलो, अब अपन आज जो बात करेंगे, मतलब आज के लेक्चर में जो सीखने वाले हैं वो तो सीख ही लेते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन अपन ने देख लिए जो कल पढ़ा था अपन ने, अब अपन इसकी बात करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है A ऑर्डर m इंटू n का, और कोई मैट्रिक्स है B ऑर्डर p इंटू q का, तो मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेशन B के साथ तभी होगा जब n बराबर p होगा, n बराबर p होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है, मस्ट कंडीशन। देन ओनली यू कैन फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है मैट्रिक्स का। अब ये क्या बोल दिया, n बराबर p, मतलब m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज a मैट्रिक्स का, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स a मैट्रिक्स के। इधर भी p क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, q क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स b मैट्रिक्स के। तो जब इसके कॉलम का नंबर इसके रो के नंबर के बराबर हो जाएगा तो यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब a इंटू बी, तभी तुम निकाल पाओगे। तो ये मस्ट कंडीशन है, नोट कर लेना। अब निकालते कैसे समझते हैं। तो देखो भाई, मैंने मान लिया कोई a मैट्रिक्स है 2/3 का, और कोई b मैट्रिक्स है 3/2 का, है ना। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। क्या लूँ एग्जाम्पल, 1 2 3 2 1 3, ओके 3 2 1। ये तो 3/3 का बना लिया, अपने को 2/3 का बनाना है ना। तो 2 रो 3 कॉलम, ये बन गया तुम्हारा A मैट्रिक्स। ओके, अब B मैट्रिक्स बनाते हैं 3/2 का, तो 1 2 3 2 1 3 3 2, बस 3 रो 2 कॉलम, 3 रो, ये 3/2 का बन गया, ये 2/3 का बन गया। भाई इसमें 2 रो होगी 3 कॉलम, B वाले मैट्रिक्स में 3 रो 2 कॉलम, ये A और B मैट्रिक्स तुम्हारे बन गए।
अब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जितने कॉलम है 1 2 3 जितनी उसमें रो है 1 2 3, तो 3 बराबर 3 मतलब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब यहाँ पे कभी मैं ले लेता 2/2 का मैट्रिक्स, मतलब 2/2 का, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ही नहीं होता। अब तुमको a इंटू बी निकालना है ना, a इंटू बी निकालना है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, a इंटू बी निकालना है। तो देखो भाई a इंटू बी, तो a इंटू बी निकालने के लिए पहली बात 3 और 3, मतलब जो a इंटू बी बनेगा ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ओके, तो ये दोनों सेम हो गए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/2 का मैट्रिक्स। ओके, जब 2 इंटू 3 मैट्रिक्स का तुम प्रोडक्ट करोगे 3/2 के साथ, तो तुमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/2। तो 2/2 मैट्रिक्स जो बनेगा a इंटू बी, दैट इज a11 a12 a21 और a22, ये बनेगा। अरे a इंटू बी 2/2 का ऐसे ही लिखते हैं, तो a11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बी वाले की ले लो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई ऐसे होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो देखो क्या बना, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये पहला बना। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वाली लाइन का मल्टीप्लाई इस वाली लाइन के साथ। क्यों? क्योंकि a12 मतलब फर्स्ट वाले की रो लो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम लो, 1 2। ओके, तो 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 2 इंटू 1, ओके दैट इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये पहली रो बन गई तुम्हारे फाइनल आंसर की। फिर इधर करोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। 1 प्लस 4 प्लस 9 लिख लो, क्या आया फाइनल आंसर, देखो 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 13 और 1 14, 2 प्लस 2 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 इज 14, 2 प्लस 2 4 प्लस 9 14, 2 2 4 प्लस 9 इज 14। ये तुम्हारा बना a इंटू बी मैट्रिक्स। क्लियर? इस तरीके से बन गया a इंटू बी मैट्रिक्स। क्लियर? समझ में आया पक्का? तो यार करना क्या रहता है, सबसे पहली चीज तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए। ओके, तो जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो ऐसा होता है, पहली वाली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले कॉलम के साथ, तो वो पहली टर्म होती है a11, फिर पहली वाली रो का सेकेंड वाले कॉलम के साथ, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बना a12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, इसलिए ये लिख लेना तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले लो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लो। a12 पहले वाले रो की पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम लो, ये वाला और फिर ये वाला। समझ रहे हो? इस तरीके से। फिर a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकेंड रो लोगे किसकी, पहले वाले मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम किसका लोगे। ओके, तो इस तरीके से ये ऐसे वर्टिकल चलना। ओके, और आंसर जैसे देखो एक मैट्रिक्स है 3/4 का, दूसरा मैट्रिक्स है 4/2 का, तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो कितने बाय कितने का बनेगा, 3/2 का। जब इनका तुम प्रोडक्ट करोगे तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो 3/2 का बनेगा। क्यों? 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, जो सेम है भाई ये सेम होगा तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब
ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स है 4/2 ऑर्डर का। तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो 3/2 का बनेगा, और उसको लिख लेना तुम इस तरीके से। पक्की बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ करके। अच्छा हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। देखो ए बी मतलब जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ए बी इज, पहली नोट 1, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर? मतलब ए बी और बी ए कैसे होते हैं? नॉट इक्वल। ओके। सेकेंड चीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ओके, मतलब तुम पहले b इंटू सी का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लो और फिर उसका a के साथ। पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये बात जरूर है कि कब कर पाओगे, जब a का, मतलब तुम a का मल्टीप्लीकेशन b के साथ कर रहे हो इसमें, है ना? तो a में जो तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे a में वो इक्वल होने चाहिए b के नंबर ऑफ रोज से। अभी अपन ने बात करी a कभी तुम्हारा m इंटू n मैट्रिक्स है और b तुम्हारा p इंटू q है, तो A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट करके। ओके, और आगे अपन डिस्कस करेंगे इनको, अभी केवल नोट लिखवा रहा हूँ। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, बेसिक सही। मैंने जैसे एक मैट्रिक्स मान लिया A, ओके, 1 2 3, और फिर मैंने एक मैट्रिक्स माना B, दैट इज ओके दो सेकेंड। पहली चीज, इसको कभी अपन लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3 इंटू 1, और इसको मैं लिखने जाऊंगा तो ये होगा 1 इंटू 3। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता, 4 भी लिख देता तो ये हो जाता 1 इंटू 4, तो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 3/4 का। चेक करें इसको, देखते हैं। तो देखो ये पहली रो पहले कॉलम के साथ, पहली रो पहले कॉलम के साथ, मतलब जो फाइनल आंसर बना वो 3/4 का बना। तो उसको कैसे लिखोगे तुम? A11 A12 A13 A14 A21 A21 A31 A22 A23 ये तुम्हारा बन गया, है ना? मतलब पहली रो पहले कॉलम के साथ प्रोडक्ट, पहली रो पहले कॉलम के साथ, दैट इज 1 इंटू 3, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना? तो 1 इंटू 3, ओके, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर पहली रो सेकेंड कॉलम के साथ, पहली रो सेकेंड कॉलम के साथ, क्योंकि पहली रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 2। फिर पहली रो थर्ड कॉलम के साथ, दैट इज 1 इंटू 1। फिर पहली रो फोर्थ कॉलम के साथ, दैट इज 1 इंटू 4, इस तरीके से। फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 4। फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1 एंड 3 इंटू 4। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो तुमको सबसे पहले ऑर्डर देखना है। 3 इंटू 1 है इसका ऑर्डर, उसका है 1 इंटू 4। तो जब ये सेम हो गया, मतलब n बराबर p हो गया, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनता है? m इंटू q का। जब प्रोडक्ट करने के बाद, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है, दैट इज m इंटू q। जो भी अनइक्वल है, 3 और 4 अनइक्वल है, दैट विल बी द मैट्रिक्स। 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स बना, 3 रो 4 कॉलम। समझ गए? इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। करो क्वेश्चन, है ना? और अपन बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे इसमें। ये तो मैंने बस जनरल आइडिया दिया कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे की बातें करेंगे।
मैट्रिक्स की। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।